तो लास्ट क्लास के अंदर सबको आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, तो लास्ट क्लास के अंदर अपन ने जो ऑलमोस्ट रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो बातें थी वो अपन ने कंप्लीट कर ली थी। देखो है ना, और भी बहुत सारे वैरायटीज के क्वेश्चन बनते हैं, वो तो मॉड्यूल के अंदर देखोगे। सारे वैरायटी ऑब्वियसली बात है अपन क्लास के अंदर कवर नहीं कर सकते, बट फिर भी अपन ने जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे, स्टैंडर्ड अच्छे से क्वेश्चंस थे या स्टैंडर्ड टॉपिक्स थे, वो ऑलमोस्ट अपना सिलेबस वाइज रिफ्लेक्शन का टॉपिक कंप्लीट है। नेक्स्ट टॉपिक जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है अपने, जैसे मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है इसको समझते हैं। रिफ्रैक्शन तो वैसे तो जब अपन ने ऑप्टिक्स स्टार्ट किया था वहां पे मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन के टाइप से बताया था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन का मतलब, अगर अपन जैसे कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम यूज करें तो रेस का ट्रांसपेरेंसी की वजह से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो ट्रांसमिशन है इसी को अपन रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो मैं अब डायरेक्टली बता रहा हूं, वापस से डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे। जैसे ये कोई मीडियम का सेपरेशन है, लेट्स से कि यहाँ पे मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, और कोई भी रे मीडियम 1 से मीडियम 2 के अंदर जा रही है, मीडियम 1 से मीडियम 2 के अंदर जा रही है। जैसे अपन रिफ्लेक्शन के अंदर बनाते थे यहां पे भी वैसे के वैसे अपन नॉर्मल बना के एंगल एग्जैक्टली उसी टाइप से कैलकुलेट करेंगे, बस नाम चेंज हो जाएगा। जैसे ये अब जैसे ये कोई सरफेस है, सरफेस मतलब एक इमेजिनरी सरफेस है जो कि इन मीडियम को सेपरेट कर रही है। तो ये अपने लिए जो है इस सरफेस से सारी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ये अपने लिए पोल का काम करेगा। जैसे वहां पे पोल देखते थे ना, तो जो सेपरेटिंग सरफेस है मीडियम को, वही बेसिकली उसके अकॉर्डिंग अपन सारी कैलकुलेशन करेंगे। तो अभी अपन बेसिक रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, उसके बाद आगे अपन चीजों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन जैसे वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी या वेलोसिटी की बात करते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज चेंज होगी, कौन कौन सी वैल्यूज चेंज नहीं होगी। तो अपने को पता है कि फ्रीक्वेंसी, जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर f है तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, और सोर्स की प्रॉपर्टी है तो फ्रीक्वेंसी तो डेफिनेटली चेंज नहीं होगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के अंदर सोर्स चेंज नहीं होता है। अब तुम खुद लॉजिकली सोच के बताओ कि यहाँ पे वेलोसिटी के अंदर v है, तो क्या यहाँ पे वेलोसिटी v होगी या अलग होगी? चेंज होगी सर। चेंज होगी, क्योंकि मैंने बताया था कि वेलोसिटी जो होती है वो प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम होती है, मीडियम की प्रॉपर्टी। तो वेलोसिटी चेंज होगी, कुछ v डैश हो गई, अपने को नहीं पता कितनी, और अगर वेलोसिटी चेंज है तो डेफिनेटली लैम्बडा वेवलेंथ भी चेंज होगी, लैम्बडा डैश हो गया। तो जो तीनों v इक्वल टू f लैम्बडा होता है, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इन तीनों में से एक फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी एब्सोल्युटली, बाकी वेलोसिटी और वेवलेंथ ये दोनों के दोनों चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो अपने को ये कैलकुलेट करना है कि ये चेंज कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए ना
यहां पे मैं एक फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करता हूं, जो कि तुम्हें ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला तुम फिजिक्स के अंदर जब सबसे लास्ट में तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेके सबसे लास्ट में चैप्टर पढ़ोगे, एक जो है कम्युनिकेशन वाला मॉडर्न चैप्टर। फिजिक्स। नहीं, मॉडर्न फिजिक्स नहीं, कम्युनिकेशन का एक चैप्टर है जो एसी के बाद पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद कैपेसिटर, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, उसके बाद ईएमआई, उसके बाद एसी, उसके बाद कम्युनिकेशन पढ़ोगे। वहां पे तुम जब तक तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों पढ़ चुके होंगे, तो वहां पे एक फॉर्मूला पढ़ोगे तुम कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, velocity of light in a medium, किसी भी मीडियम के अंदर जो लाइट की वेलोसिटी होती है, उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट म्यू आर इंटू ई नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, म्यू नॉट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर और म्यू आर ये रिलेटिव परमिएबिलिटी है। इसके बारे में अभी अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, क्योंकि अपने को ये चीजें अभी पता नहीं है। और अभी इतना ध्यान रख लो, म्यू नॉट और ई नॉट जो है वो तो कांस्टेंट है, और म्यू आर और एप्सिलॉन आर ये दोनों के दोनों जो है वो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की या मैग्नेटिक फील्ड की। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 होती है। ये भी मैं वैल्यूज यहाँ पे नहीं बता रहा तुम्हें, अपने को इनके बारे में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये तुम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर पढ़ोगे वहां पे तुम डिटेल में पढ़ोगे। अब अगर यही फॉर्मूला मैं अगर एयर के लिए यूज करूं, तो एयर के लिए ध्यान रखना कि जो म्यू नॉट एंड म्यू आर एंड एप्सिलॉन आर ये जो होते हैं वो 1 होते हैं। एयर के लिए म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर, म्यू आर एंड एप्सिलॉन आर ये दोनों के दोनों 1 होते हैं। तो फॉर्मूला अपने पास बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, जिसको अपन सी से डिनोट करते हैं एयर के अंदर लाइट की वेलोसिटी, और दोनों की वैल्यूज जो मैंने अभी बताई थी वो वैल्यूज पुट करते हो तो ये वैल्यू आती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऐसे अपन जो है लाइट की वेलोसिटी इन एयर सॉल्व करते हैं। तो जो लाइट की वेलोसिटी तुम यूज करते हो 3 इंटू 10 टू द पावर 8, वो एक्चुअली लाइट की वेलोसिटी इन एयर मीडियम यूज करते हो तब आती है। अब तुमको सोचो कि लाइट की वेलोसिटी अपन है ना, हमेशा लाइट की वेलोसिटी जो एयर होती है इसको मैं अगर सी नॉट से यूज करूं तो इन मीडियम, इस फॉर्मूले को मैं वापस से सी नॉट की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं। तो इन एनी मीडियम, कोई अगर मीडियम हुआ तो उसके अंदर वेलोसिटी c जो है क्या सी नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर हो जाएगा। कैसे कि 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह मैंने 3 इंटू 10 टू द पावर 8 पुट कर दिया, उसको सी नॉट से रिप्लेस कर दिया। सी नॉट क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर मीडियम, और ये म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। अब देखो, अच्छा किसी को अगर नहीं पता है तो जो म्यू आर और एप्सिलॉन आर होते हैं
वो परमिएबिलिटी होती है, एक इलेक्ट्रिकल परमिएबिलिटी होती है, एक मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है। उसके बारे में अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है ना। डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये चीजें तुम डायरेक्टली है ना सारी की सारी बहुत डिटेल के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ोगे। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट जब एयर में थी तब उसकी वेलोसिटी c नॉट थी, यानी 3 × 10⁸ थी। और लाइट जब किसी मीडियम के अंदर चली गई तो उसकी वैल्यू c नॉट अपॉन समथिंग आ गया, c नॉट अपॉन समथिंग आ गया। इसका मतलब समथिंग फैक्टर से उस कम हो गई या उतने टाइम्स कम हो गई, और इसी चीज को अपन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, जिसको अपन n से डिनोट करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब रिफ्रैक्शन के बाद जितने टाइम्स वेलोसिटी एयर के कंपेयर में कम हो जाती है, एयर के कंपेयर में रिफ्लेक्शन के बाद, सॉरी रिफ्रैक्शन के बाद जितने टाइम्स वेलोसिटी कम हो जाती है उसी को अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, जिसको n से डिनोट करते हैं। तो n क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ म्यू r इंटू एप्सिलॉन r, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। सर ये लिखना है क्या, ये म्यू और एप्सिलॉन वाला? क्या हुआ, लिखना क्या, क्या ये जो अपने ईटा सॉरी एप्सिलॉन वाले पॉइंट, हाँ इसका क्या करना है, ये लिखने हैं क्या? हाँ सब कुछ नोट करना है। ये है ना आगे पढ़ोगे, लेकिन अभी अपने को आइडिया होना चाहिए कहां से आया। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, पहले समझ लो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंडर रूट ऑफ म्यू r इंटू एप्सिलॉन r हो गया। इसकी वैल्यू अपने को ध्यान में रखना है, हर मीडियम के लिए अलग अलग होता है। अब म्यू r और एप्सिलॉन r ये हर मीडियम के लिए अपन अलग अलग टाइप से कैलकुलेट करते हैं, प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते हैं। तो अपने को n जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो हमेशा क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। तो देखो अपने पास इसका मतलब वेलोसिटी जो v डैश है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि किसी भी मीडियम में जाएगा तो उसकी वेलोसिटी v नॉट अपॉन n हो जाता है। ये n ही तो है, मतलब वेलोसिटी 1 अपॉन n से, सॉरी n से डिवाइड करना पड़ेगा अगर अपने को एयर के कंपेयर में किसी दूसरे मीडियम में जाए। n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि तुम्हें वैल्यूज गिवन होंगी। अब यहां पे आ जाता हूं मैं वापस कि वेलोसिटी अगर जैसे ये फर्स्ट मीडियम लेट से कि एयर है और सेकंड कोई दूसरा मीडियम है, तो यहाँ पे वेलोसिटी v डैश है, वो हो जाएगी v अपॉन n। तो फिर बताओ लैम्बडा डैश कितना होगा, v इक्वल टू f लैम्बडा होता है ना, तो f तो सेम है, v1 अपॉन n टाइम्स हो रहा है, तो लैम्बडा भी 1 अपॉन n टाइम्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लैम्बडा अपॉन n। n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। फर्स्ट मीडियम लेट से अपन ने एयर लिया है, तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। तो पहली चीज तो अपन ने एक चीज पढ़ी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम की कोई चीज होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि जब कोई भी रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो जैसे अभी एयर की बात कर रहे हैं, दूसरा मीडियम होगा तब भी अपन बात कर लेंगे। एयर के कंपैरेटिव
जितने टाइम उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है उसी को अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, जिसको n से डिनोट करते हैं, और उसकी वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट ऑफ म्यू r इनटू एप्सिलॉन r। ठीक है, म्यू r और एप्सिलॉन r की वैल्यू अपन प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। v नॉट या c नॉट क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेज इन एयर, जिसकी वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होती है, और वो कैसे निकाला अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। और वो कैसे आया कि म्यू नॉट की वैल्यू पता है मेरे को 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 7, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ये वैल्यूज अपने को बिल्कुल भी याद नहीं रखनी है, तुम जब आगे पढ़ोगे तब तुम डिटेल में पढ़ोगे। तो अभी तक अपन ने ये पढ़ा है कि वेलोसिटी 1/n टाइम्स हो जाती है, एयर से किसी दूसरे मीडियम में जाओगे तो लैम्बडा भी 1/n टाइम्स हो जाता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। तो बताओ ये जो चीजें अपन ने पढ़ी है इनके अंदर किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। बोलो इसके अंदर कोई आता तो कोई सर वो अच्छा, कैमरा एक और चीज आगे, वैसे तो क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है, बट फिर भी अगर कभी गिवन नहीं होती है तो तुम डायरेक्टली ध्यान रख सकते हो कि जनरली अपन जो है एयर के अलावा यहाँ पे जनरली दो टाइप के मीडियम यूज करते हैं, या तो ग्लास यूज करते हैं या फिर वाटर यूज करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर वैसे तो गिवन होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, एग्जाम के अंदर आता है क्वेश्चन तो गिवन होता है, लेकिन कभी कभी हो सकता है वो डेटा ना दे, तो अपन डायरेक्टली याद रख सकते हो कि एयर वाटर के लिए जो n की वैल्यू होती है, n फॉर वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर ये 4/3 होता है। ऑब्वियसली बात है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वेलोसिटी का रेशियो है तो यूनिटलेस होगा, तो n ऑफ वाटर 4/3 है। ऐसे कैसे n ऑफ ग्लास ये जो है 3/2 होता है। ये दो तुम ध्यान रख सकते हो, वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है और ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 होता है। इसको तुम थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। सर कैमरा थोड़ा पीछे ले लीजिए ना, वो साइड के दिख नहीं रहा। अच्छा, अभी ठीक है क्या? हाँ सर। ठीक है, मैं अभी उसके अकॉर्डिंग ही लिखूंगा, इस बार जितना जहां तक दिख रहा है वहीं तक लिखूंगा। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना? हाँ सर। तो ये बातें अपने को ध्यान रखनी है, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, आगे पढ़ने के टाइम ये सारी चीजें जरूरत पड़ेगी इसलिए बता रहा हूँ, वापस से रिपीट कर देता हूँ। अपन ने अभी तक ये पढ़ा है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, एक मीडियम से जब दूसरी मीडियम के अंदर रेज आती है तो रिफ्रैक्शन के, अच्छा रिफ्रैक्शन होता क्या है, रिफ्रैक्शन सिंपल अपन ने पढ़ रखा है कि ट्रांसपेरेंट सेपरेटिंग सरफेस होगी दो मीडियम के बीच में, तो रेज जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो जाएगी,
और इसी प्रोसेस को अपन रिफ्रैक्शन बोलते हैं। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिशन को ही अपन क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और रिफ्रैक्शन के अंदर अपन ने पढ़ा है कि वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है, कितनी होती है, एयर की वेलोसिटी डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। और एयर के अंदर वेलोसिटी कितनी होती है, लाइट रेज की 3 × 10⁸ और फ्रीक्वेंसी तो ऑब्वियसली बात है, सोर्स की प्रॉपर्टी है, कभी चेंज नहीं होती। और वेवलेंथ लैम्बडा भी चेंज हो जाती है, जो कि लैम्बडा अपॉन n हो जाता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम ध्यान रख सकते हो कि वाटर के लिए 4/3 होता है, ग्लास के लिए 3/2 होता है। ठीक है, तो ये चीजें पढ़ ली अपन ने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये सारी बातें क्या होती है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। अच्छा, और कंफ्यूज भी नहीं होना है, जिसकी वैल्यू से पता चल रहा है एयर जो है वो सबसे, एयर जो है जितने टाइप की मीडियम अवेलेबल है उसमें एयर सबसे रेयर मीडियम है। बाकी सबके अंदर एयर से अगर रेस बाकी किसी भी मीडियम में जाएगी तो वेलोसिटी हमेशा डिक्रीज होगी, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। ऑलवेज ग्रेटर देन 1 का मतलब वेलोसिटी हमेशा एयर से अगर दूसरे मीडियम में जाएगी तो हमेशा डिक्रीज होगी, क्योंकि एयर से रेयर मीडियम कोई नहीं होता। बाकी सारे मीडियम एयर के कंपैरेटिव डेंसर होते हैं। जितना ज्यादा डेंसर होता जाएगा उतनी उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। जितना ज्यादा डेंसर होता जाएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा तो वेलोसिटी डेफिनेटली कम होती जाएगी। और ये तो अपने को लॉजिकली सोचने से समझ में आ रहा है कि कोई डेंसर मीडियम है, जैसे बहुत सारी क्राउड है यहाँ पे, जैसे 20 लोग खड़े हैं इस रूम के अंदर, जैसे सपोज 20 लोग खड़े हैं, तो मेरे को रूम से पास करना मुश्किल होगा। जबकि अगर कोई खड़ा नहीं है, एक ही आदमी खड़ा है, तो आसानी से तुम निकल सकते हो। तो डेंसर और रेयर का मतलब यही होता है। डेंसर का मतलब पार्टिकल बहुत क्लोज नियर बाई होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होती है। रेयर का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बातें अपन ने अभी तक पढ़ी है। इसके अंदर किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। उसके बाद इसको मैं रख पढ़ता हूं। जैसे अपन ने रिफ्लेक्शन के अंदर, जैसे रिफ्लेक्शन के अंदर अपन ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखे थे, ऐसे कैसे यहां पे भी अपन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ लोग है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे तो तुम इतना ध्यान रखो तो बहुत है, बट तुम्हारे बोर्ड के अंदर कभी कभी आता है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब फर्स्ट के कंपेयर में सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी तो अपन ने एक मीडियम जो है वो एयर ही लिया था, इसलिए जो है वो इसी टाइप से आ रहा था। तो एक बार मैं टर्म यूज बता देता हूं थोड़ा सा क्या होता है, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, नाम से पता चल रहा है। जैसे इसको अपन इस टाइप से लिखेंगे, जैसे मैं N1 2 लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है,
1 2 लिख रहा हूं, इसका मतलब 1 के रिलेटिव 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम रिलेटिव बाद में उसका लिखते हैं जिसके लिए अपन एक्चुअली लिख रहे हैं, पहले उसका नाम लिखते हैं जिसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं। तो पहले अपन फर्स्ट मीडियम एयर के मीडियम रेस्पेक्ट में लिखते थे। तो तुम लॉजिकली ऐसे सोचो कि n12 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू 1, तो ये n1 अपॉन n2 आना चाहिए या फिर n2 अपॉन n1 आना चाहिए? लॉजिकली सोच के बताओ। n2 upon n1 n2 अपन n1 n2 अपॉन n1 सिंपल, क्योंकि तो अभी अपन ने देखा था ना भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n आया था जब अपन ने एयर के कंपेयर में लिया था, यानी डिवाइड में कितना था? 1 था। तो ये आ गया n2 अपॉन n1 सिंपल। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है n12 n2 अपॉन n1 होता है। और अभी अपन ने देखा है कि, चलो अपन आगे पढ़ेंगे इसको, अभी इतना ही ध्यान रखो, इसको अपन आगे मॉडिफाई भी करेंगे कि ये n2 अपॉन n1 ही बेसिकली वेलोसिटी का रेशियो भी यही आता है। इसके n2 अपॉन n1 है तो वेलोसिटी का रेशियो v1 अपॉन v2 आ जाएगा। क्योंकि जैसे मैं n2 को ऐसे लिख सकता हूं, देखो अगर मैं दोनों का अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के मीडियम में निकालूं, एयर के रेस्पेक्ट में निकालूं, तो क्या मैं n2 को क्या लिख सकता हूं बताओ? c upon हाँ, वेलोसिटी टर्म्स में लिख रहा हूं मैं, क्या आएगा बताओ? c2 upon c1 c अपॉन v2 हाँ c अपॉन v2, वेरी गुड, c अपॉन v2 अपॉन n1 को क्या लिख सकता हूं? c upon v1 c अपॉन v1। अच्छा ये दिख रहा है ना बोर्ड में या नहीं दिख रहा है? हाँ सर एक सेकंड में इसको इधर लिख लेता हूं थोड़ा सा, यहां पर तो ठीक है ना, दिख रहा है ना? तो n12 आ गया n2 अपॉन n1। और जैसा अपन ने अभी पढ़ा था कि मीडियम के अंदर वेलोसिटी जो होती है वो c अपॉन n होती है, तो n की वैल्यू क्या लिख सकता हूं? c अपॉन वेलोसिटी। तो ये हो गया लाइट की वेलोसिटी c अपॉन वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम अपॉन ये हो गया c अपॉन v1। तो n12 की वैल्यू आ गई अपने पास v1 अपॉन v2। n1 तो ये डायरेक्टली ध्यान रखना है कि n2 अपॉन n1 जो है v2 अपॉन v1 के इक्वल होता है। n2 अपॉन n1 जो है वो v1 अपॉन v2 के इक्वल होता है। या फिर वेलोसिटी के रेशियोज को मैं लैम्बडा की फॉर्म में भी लिख सकता हूं कि v1 अपॉन v2 v इक्वल टू f लैम्बडा होता है, f तो कांस्टेंट है, तो v1 अपॉन v2 को लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 भी लिख सकता हूं। तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। नो सर चलो तो अब अपन बात करते हैं लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन।
रिफ्रैक्शन के क्या क्या लॉज होते हैं इसको देखते हैं। जैसे अपन ने रिफ्लेक्शन के देखे थे, वैसे के वैसे अपन रिफ्रैक्शन के लॉज देखते हैं। तो फर्स्ट चीज यहां पे भी जो अपन ने रिफ्लेक्शन के अंदर पढ़ा था वैसे के वैसे तुमको सोचो कि जैसे ऐसे रेस आ रही है, ये कोई भी सेपरेट मीडियम है या मीडियम का सेपरेशन है, तो रेस जो जाएगी और जो नॉर्मल होगा, क्या वो तीनों के तीनों सेम प्लेन के अंदर होंगे? यस सर। हाँ सर। देखो सिंपल सी बात है, जैसे ये है, ये ऐसे रेस आ रही है। अब देखो ध्यान रखना, यहाँ पे नॉर्मल कैसे बनाएंगे, इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल जो मीडियम का सेपरेशन है उसका परपेंडिकुलर बना लो, वो अपने लिए नॉर्मल का काम करेगा। तो अपने कहने का मतलब ये है कि ये इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, देखने से पता चल रहा है तीनों के तीनों सेम प्लेन के अंदर हो। सेम मीडियम की बात नहीं कर रहा मैं, सेम प्लेन के अंदर होने चाहिए। तो ऐसे लिख सकता हूं मैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in same plane। सेम प्लेन के अंदर लाई करेंगे, ठीक है। पहली चीज तो ये जो अपने रिफ्लेक्शन के अंदर पड़ी थी एग्जैक्टली वो की वो है। उसके बाद सेकेंड चीज, जैसे वहां पे अपन ने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन के अंदर इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों इक्वल होता है। ऐसे कैसे, यहां पे इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल के अंदर कुछ रिलेशन होता है जिसको अपन स्नेल्स लॉ बोलते हैं, जिसको अपन स्नेल्स लॉ बोलते हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है? स्नेल्स लॉ होता है कि जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई भी रे जा रही है, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, और इंसिडेंट रेस का नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा इसको अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस I बोलेंगे, और रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R बोलेंगे। ठीक है, कुछ लोग इसको θ1 और θ2 से भी डिनोट करते हैं, वो भी यूज कर सकते हो। θ1 का मतलब जो है नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल, θ2 का मतलब नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे का एंगल, लेकिन एंगल डेफिनेटली नॉर्मल के साथ लेना है। तो स्नेल के अकॉर्डिंग कि n1 sin θ1 should be equal to n2 sin θ2। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय sin θ1 should be equal to n2 into सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय sin θ2। θ2 is एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे विद नॉर्मल। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ये समझ लेना। जैसे वहां पे I इक्वल टू R ने अपनी हेल्प करी थी पूरे रिफ्लेक्शन के अंदर, ऐसे कैसे पूरे रिफ्रैक्शन के अंदर n1 sin θ1 इक्वल टू n2 sin θ2 ये अपनी हेल्प करेगा। यानी इसका कहने का मतलब क्या है
कि n इंटू साइन थीटा कांस्टेंट होता है, n इंटू साइन थीटा कांस्टेंट होता है। जिस मीडियम के लिए n ज्यादा होगा मतलब डेंसर मीडियम होगा, उसके लिए साइन थीटा कम आएगा। साइन थीटा कम आएगा मतलब थीटा भी कम आएगा, मतलब वो नॉर्मल के ज्यादा पास में होगी। और जिसके लिए n कम होगा उसके लिए थीटा ज्यादा होगा, मतलब वो रेयर मीडियम पे तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी, डेंसर मीडियम में नॉर्मल के पास में आ जाएगी रिफ्रैक्टेड रे। तो ये चीज अपन ने पढ़ी है, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। ये जैसे रिफ्लेक्शन के दो लॉज पढ़े थे अपन ने, ऐसे कैसे रिफ्रैक्शन के दो लॉज अपने को ध्यान रखने हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं n1 sin i इक्वल टू n2 sin r। अपने को मीनिंग समझ में आना चाहिए, जो भी तुम लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो बताओ यहां तक जो अपन ने पढ़ा है उसमें किसी को कोई डाउट? बहुत आराम आराम से पढ़ रहे हैं अपन, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं है नो सर। डाउट सर। ठीक है, चलो तो मैं इसको रफ करता हूं, आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, ठीक है ना, पॉइंट के टाइप से कि n इंटू साइन थीटा जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे लेट्स से कि रेयर से डेंसर में जा रही है कोई रे, जैसे ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। ऐसे कैसे एक बार डेंसर से रेयर में जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है, तब क्या होगा, और डेंसर से रेयर में जा रही है तब क्या होगा। तो अपने को पता है n इंटू साइन थीटा कॉन्स्टेंट है, तो जैसे इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे ये थीटा 1 है, तो डेंसर का मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है इसका मतलब डेफिनेटली इसका साइन थीटा कम होगा। साइन थीटा कम होगा, साइन थीटा कम होगा यानी थीटा भी कम होगा। यानी पहले ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही थी अब नॉर्मल के साथ एंगल कम बनाएगी। मतलब क्या, ये नॉर्मल की तरफ रिफ्रैक्शन के वजह से, इसको थोड़ा ऐसे बना लेता हूं, कि पहले जिस भी एंगल पे आई होगी, मतलब पहले नॉर्मल से दूर थी तो अब नॉर्मल के पास में आ जाएगी, मतलब क्या नॉर्मल की तरफ डेविएट होगी। भाई एक्चुअली ये ऐसे जा रही थी लेकिन इसको थीटा कम करना था तो ये इधर की तरफ डेविएट हो गई, क्योंकि थीटा 2 अपने को पता है, थीटा 2 जो है वो लेस देन थीटा 1 है, तो ये नॉर्मल की तरफ डेविएट हो जाएगी, डेविएटेड
टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ डेविएट हो जाएगी। ऐसे कैसे? जैसे कुछ एंगल थीटा 1 पे आ रही है और ये इस बार डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। तो रेयरर मीडियम में इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है यानी साइन थीटा ज्यादा होगा। साइन थीटा ज्यादा होगा यानी थीटा भी ज्यादा होगा। तो थीटा ज्यादा होने के लिए जैसे ये आ रही थी, अब उससे थीटा ज्यादा तभी होगा जब ये नॉर्मल से दूर की तरफ डेविएट होगी। तो ध्यान रखना कि डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल के पास में आ जाएगी, रेयरर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो इसमें क्या होगा, डेविएटेड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर की तरफ डेविएट होगी। एक में तो नॉर्मल की तरफ डेविएट होगी, एक में नॉर्मल से दूर की तरफ डेविएट होगी। सिंपल सी बात है। इस टाइप से अपन जो है वो और एग्जैक्ट अपन थीटा भी निकाल सकते हैं, थीटा 1 और थीटा 2 में रिलेशन भी निकाल सकते हैं कि n1 sin थीटा 1 इक्वल टू n2 sin थीटा 2 होगा। उसमें भी कोई इश्यू नहीं है अपने को। अब देखो इन दोनों केस के अंदर मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है कि एंगल ऑफ डेविएशन जिसको जैसे अपन डेल से यूज करते थे रिफ्लेक्शन में, वैसे वैसे यहां पे भी यूज करता हूं। तुम कुछ लॉजिकली सोच के बताओ कि दोनों केस के अंदर एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। फर्स्ट अच्छा, एंगल ऑफ डेविएशन थीटा 1 माइनस थीटा 2 का मॉड। हाँ वेरी गुड। देखो एंगल ऑफ डेविएशन को मैंने बहुत सिंपली एक्सप्लेन किया था तुम्हें कि रेज जिधर जाना चाहती है और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद जिधर जाना पड़ गया उसको, उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसी को अपन डेविएशन बोलेंगे। तो देखो रेज जा तो इधर रही थी लेकिन चली इधर गई, तो इन दोनों के बीच में एंगल, ये जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ डेविएशन होगा। ऐसे कैसे, इसके अंदर जा तो इधर रही थी लेकिन इसको जाना इधर पड़ गया, तो ये जो एंगल होगा इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलूंगा मैं, सिंपल। तो बताओ यहां पे डेविएशन कितना होगा। देखो ये पूरा एंगल तो है, ये पूरा एंगल कितना है बताओ। थीटा 1 थीटा 1 थीटा 1, उसमें से ये कितना है थीटा 2, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 ही डेविएशन है अपना, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2। यहां पे बात करता हूं मैं डेविएशन की, तो देखो ये पूरा एंगल कितना है, सॉरी इस बार, हाँ ये इस बार अपने को कौन सा, ये तो नॉर्मल हो गया और ये इंसिडेंट रे हो गई, हाँ ये ऐसे जा रही, तो ये पूरा एंगल तो है थीटा 2, उसमें से ये एंगल कितना है बताओ। थीटा 1 थीटा 1, तो पूरा एंगल तो है थीटा 2, उसमें से ये एंगल है थीटा 1, तो ये डेविएशन कितना हो गया थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो एक बार तो है थीटा 1 माइनस थीटा 2, एक बार है थीटा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, एक बार 1 माइनस 2। वो डिपेंड करता है कि
थीटा कौन सा ज्यादा है। जैसे उसके अंदर थीटा 1 ज्यादा था, इसके अंदर थीटा 2 ज्यादा है। तो इन जनरल मैं लिख सकता हूं एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा रिफ्रैक्शन के अंदर वो थीटा 1 माइनस थीटा 2 का मोड हो जाएगा। क्या इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? नहीं सर। तो आई थिंक यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए एंगल ऑफ डेविएशन के अंदर। चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल करता हूं कि श्रेयंस लॉ की किस टाइप से अप्लाई करना है अपने को। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड एग्जांपल लेता हूं पहले, उसके बाद अपन थोड़े अच्छे एग्जांपल कर पाएंगे। एग्जांपल ये है, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रेज जा रही है। अपने को नहीं पता ये कैसे जा रही है, और ये मीडियम जो है वो एयर है और ये लेट से कि ग्लास है, और अपने को गिवन है कि ग्लास का जो n है वो √2 है। जब तक गिवन है अपने क्वेश्चन के अंदर तब तक तो वही यूज करना है, अदरवाइज जो मैंने बताया था वो यूज करना है 4/3 और 3/2। जब तक क्वेश्चन के अंदर गिवन है तब अपने को जो गिवन है वही यूज करना है। और अपने को ये गिवन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल जो है ये 45 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है। तो अपने को पता करना है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा। एक तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, एक डेविएशन कितना होगा, एक वेलोसिटी इन ग्लास कितना होगा। ये तीनों चीजें 1 बाय 1 अपने को कैलकुलेट करनी है। Angle of refraction 30 degree. ओके, अपने को पता है कि एयर का मतलब n1 है, तो n1 sin θ1 should be equal to n2 sin θ2। n1 1 sin θ1 sin 45 equal to n2 √2 into sin θ2। sin 45 1 upon √2 होता है, 1 upon √2 into √2 sin θ2 equals to आ गया 1/2, यानी θ2 आ गया 30 डिग्री। यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये 30 डिग्री होना चाहिए। वैसे ये तो अपने को पहले से पता था कि ये नॉर्मल की तरफ डेविएट होगी क्योंकि डेंसर मीडियम में जा रही है। उसके बाद एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ θ1 - θ2 यानी 15 डिग्री आ जाएगा।
वेलोसिटी इन ग्लास, एयर के अंदर वेलोसिटी c के इक्वल, तो वेलोसिटी इन ग्लास वो हो जाएगी वेलोसिटी इन एयर यानी c अपॉन n यानी √2। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलो एक छोटा सा एग्जांपल एक और करते हैं, उसके बाद अपन, ये भी सिंपल सा ही है कि जैसे अपने को गिवन है कि एयर से ग्लास के अंदर कोई रे रिफ्रैक्ट हो रही है, और उस रे के लिए अपने को गिवन है कि I इक्वल टू 2r, I इक्वल टू 2r है, ठीक है। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही n इक्वल टू √2 यूज करना है। तो अपने को I की वैल्यू निकालनी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। एक तो कंडीशन ये गिवन है कि इस टाइप से रिफ्लेक्ट हो रही है, I इक्वल टू 2r है, एक n इक्वल टू √2 है, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। या I और R में क्या लिखता हूं, n1 n2 लिख लेता हूं, n1 इक्वल टू 2 इंटू n2, और ग्लास का n2 अपने को √2 गिवन है, तो n1 कितना होगा ये अपने को पता करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। हो जाएगा आई थिंक। तो अपने को पता होता है कि n1 sin θ1 should be equal to n2 sin θ2। n1 कितना है एयर के लिए 1 sin θ1 इक्वल टू, तो अच्छा n1 इक्वल टू 2 और n2 ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। दोनों में से एक रिलेशन होगा ना, दोनों कैसे हो सकता है। θ1 इक्वल टू 2 θ2 अपन ने n से रिप्लेस कर दिया उसको, θ1 इक्वल टू 2 θ2 ये गिवन था आपने, सॉरी मैंने I और R से कंफ्यूज होकर वो n लिख लिया था। θ1 इक्वल टू 2 θ2 ये गिवन है अपने को। तो ये sin θ1 हो गया, n2 कितना है √2 इंटू sin θ2, ये एक तो ये इक्वेशन है। अब θ1 और θ2 के अंदर रिलेशन पता है तो वहां से θ1 निकलेगा, और θ1 निकल गया तो वही θ1 ही पूछा था आपने को बस। सॉरी थोड़ा सा क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए होंगे, मैंने खुद ने भी I और R से R को जो है n1 n2 से रिप्लेस करने के चक्कर में मैंने वो n लिख लिया था, एक्चुअली वो थीटा था। इस टाइप से रिफ्लेक्ट हो रही है θ1 इक्वल टू 2 θ2 है, तो θ1 कितना होगा 90 डिग्री। और डेविएशन कितना होगा ये भी निकालना था। हाँ तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ इसको, θ1 को
थीटा 1 को sin 2 थीटा 2 लिख लेता हूं, इक्वल टू √2 इंटू साइन थीटा 2। बताओ sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin theta cos 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो ये हो गया 2 sin थीटा 2 इंटू cos थीटा 2 इक्वल टू √2 इंटू sin थीटा 2। sin थीटा 2 से sin थीटा 2 कैंसिल हो गया, cos थीटा 2 आ गया अपने पास 1/√2, यानी थीटा 2 आ गया अपने पास 45 डिग्री। थीटा 2 अगर 45 है तो यहां से थीटा 1 शुड बी 90 डिग्री। तो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों आ गए अपने पास, इसका मतलब एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ गया? 45 डिग्री। तो थीटा 1 90 डिग्री है, इसका मतलब ये किस टाइप से रेज इंसिडेंट हुई होगी? ऑलमोस्ट सरफेस के पैरेलल जो है, ऑलमोस्ट इसके पैरेलल इंसिडेंट हुई होगी और फिर 45 एंगल पे चली गई, तो ऐसे रिफ्लेक्शन हुआ होगा। क्या ये बात समझ में आ रही? सर हाँ बोलो। सर एंगल ऑफ डेविएशन तो 90 आएगा। एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा? 45 डिग्री। तो मैंने वही तो लिखा है। क्या डाउट क्या है? हाँ सर क्लियर। ठीक है, चलो फिर अपन इसमें और भी अच्छे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये तो फॉर्मूला बेस्ड बस मैथमेटिक्स थी, इसमें कुछ रिफ्रैक्शन में कुछ लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट क्लास में अपन को थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन करेंगे। इसको यहीं पे क्लास को एंड करता हूं। बाकी अपन और कल की क्लास में जैसे मैंने पहले अनाउंस कर रखा है, कल की अपनी डाउट क्लास रहेगी, ठीक है ना? सर वेव्स की ना? हाँ वेव्स की, तुम्हारे साउंड वेव और स्ट्रिंग वेव की जो भी डाउट्स हैं मेरे को भेज देना, अपन डिस्कस कर लेंगे जितना भी हो सकता है। सर हाँ बोलो। सर आप डाउट डायरेक्ट क्लास में लीजिए ना सर, वो व्हाट्सएप पे समझता नहीं है फिर कौन सा क्वेश्चन चल रहा है कौन सा नहीं। अरे उसमें एक्चुअली हाँ ले लूंगा, बट किसी के पास मॉड्यूल हो तो मेरे को भेज दो, मैं ले लूंगा। ओके सर। ठीक है, आई थिंक मैं भी शायद डाउनलोड हो जाता है तो मैं डाउनलोड कर लूंगा। आई थिंक डाउनलोड तो तुम ऐसा करना फिर